नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मड़िया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम आपको फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह यूज होते हैं उन सब के बारे में पढ़ाएंगे। जो भी इस चैनल में नए हैं और मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले आप इसके पहले के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मतलब कि आप डिफरेंशिएशन जो लेक्चर सेकंड में डला है इस टूल्स वाले में सीरीज में और लेक्चर फर्स्ट में अलजेब्रा, इन सबको पढ़ करके ही इस लेक्चर को पढ़ने आए, तभी आपको पूरा 100% क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन जो होता है वो हमें क्या क्या बताता है। तो जैसा कि हमने क्या बताया था आपको, एक हमने आपको टर्म्स बताया था डिफरेंशिएशन। ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, कैलकुलस के। कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन जिसको डेरिवेशन भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन होता है वो क्या दिखाता है, चेंज इन वन वैल्यू या वन वेरिएबल या वन क्वांटिटी लिख दीजिए, चेंज इन वन क्वांटिटी with respect to another quantity। मतलब एक क्वांटिटी में किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको चेंज दिखाना है तो आप वहां पर डिफरेंशिएशन लगाते हैं। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, डी वाई डी एक्स और यहाँ लिख दिया वाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मीन्स ये निकल के आता है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब y में x के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। मतलब आप x को बार बार वेरी करेंगे तो y की वैल्यू में चेंज आएगा। अब ऐसा नहीं है कि y को चेंज करने से x में चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हम चेंज क्या देख रहे हैं, y का चेंज देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ये डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ये होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कोई वो है रेक्टेंगल है, ठीक है। आप इस रेक्टेंगल का होल एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप देखो इसमें छोटे छोटे एरिया बनाएंगे हम, छोटे छोटे एरिया। तो इंटीग्रेशन आपको क्या देता है, एक छोटे छोटे पार्ट्स से इंटीग्रेशन क्या देता है, स्मॉल पार्ट्स से आपको पूरा का पूरा होल पार्ट्स देता है, पूरा होल पार्ट देता है इंटीग्रेशन। मतलब क्या बताया हमने, डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक क्वांटिटी में दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज दिखाता है। इंटीग्रेशन आपको छोटे छोटे पार्ट से एक होल पार्ट दे देता है। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन सम को रिप्रेजेंट करता है, कह सकते हैं कि नहीं। इंटीग्रेशन क्या करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई भी क्वांटिटी का सम, मतलब छोटे छोटे पार्ट को आपको ऐड करके बड़ा पार्ट लाना है तो आप उसको इंटीग्रेट कर दो उस क्वांटिटी को, और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये होता है, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का हमने नॉर्मल सेंस समझा। हालांकि देखिए मैथमेटिकल टूल्स वाले कॉन्सेप्ट में हमें केवल इतना ही याद रहे ना कि जब कभी छोटी वैल्यू से होल वैल्यू चाहिए तो वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। बाकी उसके बाद फॉर्मूला ही यूज होते हैं उसके, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको बोला हमारे पास मान लीजिए डीवी दिया आपको। अब इसको डीवी से, ये डीवी क्या है, ये जब डी लग जाए इसका मतलब होता है स्मॉल। किसका स्मॉल अमाउंट है, ये वेलोसिटी का, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को आपको होल लाना है। देखिए इंटीग्रेशन का साइन ये होता है ऐसे, यूं, ये इंटीग्रेशन है। यदि आपने इसमें डीवी में इंटीग्रेशन लगा दिया तो इसको भी बना देगा। मतलब एक स्मॉल वैल्यू से पूरी फुल वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करता है, होल वैल्यू में कन्वर्ट करता है ऐड करके, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं हम सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ये बननी चाहिए। यहीं से इंटीग्रेशन की कहानी स्टार्ट होती है। बाकी जो 12th में जो मैथ्स वाले बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं वो 12th में जब जाएंगे ना तो इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर ही होता है मैथ्स में। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ना, हमने बताया है कि आप यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, वो भी फिजिक्स में जो काम आते हैं। हम मैथ्स के लेवल का, जैसे आप क्लास 12th का जो मान लो कोई स्टूडेंट देखेगा इस लेक्चर को तो बेसिक्स अच्छे कर सकता है इंटीग्रेशन के, लेकिन उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा एनसीईआरटी की अपनी बुक के,
क्योंकि हम यहाँ पर आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन भी अपने आप में बहुत लार्ज कंटेंट रखता है, ठीक है। चलिए, तो क्या देखना हमें यहाँ पर, फॉर्मूला देखना। तो फॉर्मूला नंबर 1, ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन है x की पावर n dx। अब इसका मतलब क्या, आप x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x n को, x की पावर n जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो x के छोटे 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 पार्ट करके होल पार्ट निकालना है हमें इसका, x की पावर n का। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n dx का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसके साथ में c और लगाना पड़ेगा। बताते हैं हम ऐसा क्यों, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c फॉर कॉन्स्टेंट। अब देखें ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका एग्जाम्पल बताएं अप्लाई करके आपको, जैसे कहीं लिखा x की पावर 2 dx, कैसे लगाएंगे आप इसको, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c ले लेंगे, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। अब मान लीजिए माइनस में आ गया आंसर, ये -3 आ गया पावर, तो कैसे करेंगे हम, x की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस c, तो आंसर आएगा x की पावर -2 अपॉन -2। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करना, तो माइनस का 1/2 अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर बना के नीचे आ जाएगा प्लस c। अब मान लीजिए पावर उसमें आ गई, अपॉन में ऐसे वाली आ गई, तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। मतलब कॉन्सेप्ट यही है, पावर को आप 1 ऐड करो और वही जो आंसर आए वही नीचे लिख दो। लेकिन अभी सी का क्या खेल है, तो देखो हमने क्या बताया कि जो डिफरेंशिएशन होता है ये कहलाता है डेरिवेटिव्स। ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव्स, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव्स। क्या नाम है इसका, एंटी डेरिवेटिव्स। तो एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, मतलब डेरिवेशन का उल्टा, यानी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। बाकी देखिए, अब आप उस सेंस में नहीं चले जाना कि डिफरेंशिएशन चेंज दिखाता है, होल बॉडी को दिखाता है। अब कैसे उसको आप देख रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझो कि देखो आप जब बहुत बड़ी वैल्यू में चेंज करते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में चेंज देखते हैं, और ये क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को बड़े में ला के देखता है, तो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस है। बाकी मैथमेटिकली क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन होता है। मतलब अब इसको देखो, हम एक आपको प्रूव करके दिखा रहे इस बात को। जैसे x की पावर 2, देखें इसी क्वेश्चन को लेके हम प्रूव करें आपको, x की पावर 2 dx, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो आंसर कितना आया, ये आया x की पावर 3/3 आया। अब देखिए c का कॉन्सेप्ट बता रहे, c क्यों आता है, क्लियर। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, देखो इंटीग्रेशन का आंसर डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन का काम कर दे। अब यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देते ही पहुंच जाएंगे, तो यहां से क्या निकल के आया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। मतलब ये देखिए, ये इंटीग्रेट किया तो ये आंसर मिला। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी, देखो x³ को क्या कर दें हम, डिफरेंशिएट। चलिए देखें हम इसके बाद d/dx x³/3, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3 को कोई मतलब नहीं है, जिसने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उससे बनेगा ये। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर है उसको आगे लाओ, फिर वो वेरिएबल लिखो और पावर को 1 कम कर दो। इसका फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई किया हमने, dy/dx x⁴n इक्वल n x⁴n-1, ये वाला। तो देखिए 1/3 मतलब कांस्टेंट को कोई मतलब नहीं, बाहर आएगा, कोई चेंज नहीं होता उसमें। पावर को आगे लाए, x लिखा, 1 कम कर दिया। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, कहाँ पहुंच गए हम, x² में। देख रहे हैं हम लोग किसका इंटीग्रेशन किया था, x² का। तो x² के इंटीग्रेशन का जो आंसर है, यदि उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वहीं के वहीं हम क्वेश्चन में पहुंच गए। मतलब क्या निकल के आया कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। मतलब यदि इंटीग्रेशन का आप आंसर को डिफरेंशिएट कर दो तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। यदि इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन के आंसर को, जैसे इसको इंटीग्रेट कर दो तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं।
अब हम आपको कॉन्सेप्ट बता दें सी को लाने का। तो देखो सी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या बताया x+2, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर क्या आएगा, क्या आएगा x, देखिए x² लिख दो, चलो x² का क्या आएगा, ये फॉर्मूला लगाएं 2x की पावर n-1 यानी कि 2 - 1 तो 2x, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन 0 होता, तो क्या आ गया आंसर 2x। अब क्या पढ़ा हमने, इसका डिफरेंशिएट वो इंटीग्रेशन करने से ये वाला मिल जाना चाहिए। देखो डिफरेंशिएशन किया तो ये आंसर आया, अब आंसर का इंटीग्रेशन कर दें तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखो अब हम 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 2x का इंटीग्रेशन किया हमने तो देखो x की पावर 1 है, ध्यान से देखना, अब 2 बाहर ले लें, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का क्या फॉर्मूला बनेगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो क्या बनेगा 2x² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बना x²। क्या हम वहीं पर पहुंचे, नहीं पहुंच पाए, क्या नहीं मिला हमको 2 नहीं मिला। तो अब देखो यहाँ तो हमें आइडिया था कि कहाँ से कहाँ जाना है और उसको लौट के कहाँ लाना है, लेकिन हर जगह तो आपको एक क्वेश्चन मिला x² dx, अभी थोड़ी पता कि आया कहाँ से था, ये किसका डेरिवेशन है या किसका डिफरेंशिएशन है। तो इसको नेग्लेक्ट करने के लिए, इसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए सी लिख देते हैं। अब यहाँ तो आप सी समझ पा रहे होंगे कि सी की वैल्यू 2 है, लेकिन हर जगह पता नहीं होगा, इसलिए इंटीग्रेशन के आंसर में सी लगा देना पड़ता, क्योंकि हो सकता है वो डिफरेंशिएशन में रहा हो वहाँ कांस्टेंट और डिफरेंशिएट करने से 0 हो गया हो वो, इसलिए उसको उसके इम्पैक्ट को, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। यदि इसका आंसर डिफरेंशिएशन का आंसर इंटीग्रेट कर दें तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिलना चाहिए, और ऐसे में नहीं मिल रहा था तो वो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और गलत वो होगा नहीं, क्योंकि पढ़ाया हुआ है क्या, डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस होता है क्या, इंटीग्रेशन। क्लियर, इसलिए यहाँ पर हर जगह आपको फॉर्मूले में सी लगाने पड़ते हैं। चलिए अब हम इतनी कहानी आपको नहीं बताएंगे, सीधा फॉर्मूला लिखते चलते हैं और एक एक एग्जाम्पल देते चलेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया x की पावर n dx, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद देखें सेकंड आता है e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन वही होता है e की पावर x dx का। तीसरा होता है 1/x dx log x प्लस c। अब देखें, अब आपको लगेगा 1/x वाले में ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। देखो 1/x के ऊपर लेके जाओ आप, -1 बनेगा। अब लगाओ फॉर्मूला x की पावर -1 + 1 अपॉन 1 + 1, क्या आएगा ये x की पावर 0, यानी कि वो बन जाएगा 1/2। क्या वहाँ देखो आया क्या 1/2, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो क्यों, log x का देखो यदि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो आपको 70% इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद है, रिवर्स करना पड़ता। देखो ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता, तो 1/x का एक मिनट ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद कुछ, x की पावर -1, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो x की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, यहाँ ये आएगा, नीचे 0 बन रहा था, सॉरी, x की पावर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता, तो इसका फॉर्मूला अलग बन गया। तो क्या, इसलिए 1/x में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा x की पावर n वाला, और वो भी इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, ये काम कुछ ही आते हैं। इसके बाद देखें हम, ये हो गया हमारा x की पावर n e की पावर x, ये हाँ चलो, आज के बाद कुछ इनवर्स वाले भी होते हैं। अब बाकी साइन वाले दिखा दे, देखो ये भी बहुत जगह लगेगा, sin x dx, ये लगेगा -cos x + c। इंटीग्रेशन का जो आंसर c से स्टार्ट होगा उसमें माइनस आएगा, आपको हिंट के तौर पे याद रखना फिलहाल, हालांकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन आपको केवल फॉर्मूला याद रखना, तो हमने उसकी हिंट बताई है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता sin x, ठीक है। इसके बाद tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log cos x। इसके बाद देखें tan x के बाद कहां चलते हैं, sin cos tan cos x,
जो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो होगा लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब सी से स्टार्ट हुआ है तो पहले माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस सी। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। फिर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये हो गए एकदम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवा रहे हैं हम। साइन देखो 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हो गए। अब इनवर्स वाले भी होते हैं, इनवर्स वाले इंटीग्रेशन होते हैं। वो कैसे, देखिए अब एक हम फॉर्मूला बता रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये याद रखना। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन। अब ऐसे ही इनवर्स वालों के और सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। जैसे यदि ये यहाँ पर माइनस में है तो वो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर अब इसमें देखिए, अब इनवर्स वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके में ज़्यादा यूज नहीं होंगे। मतलब मैथमेटिक जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम फिजिक्स में, तो भी 11th क्लास में जितने भी आप फॉर्मूला पढ़ोगे 11th 12th में, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि इनवर्स वाले ट्रिग्नो में वो इंटीग्रेशन यूज नहीं होते हैं। यदि आपको इतने भी कॉन्सेप्ट याद हैं फर्स्ट से लेकर के ये, और आपको एक दो और हम बता रहे हैं, तो यदि आपको लिखना हो तो हम इसकी वो डाल देंगे PDF में पूरे फॉर्मूले, तो आप उसको लिख लेना। यहाँ लेंदी नहीं करें हम लेक्चर को, वैसे ही बहुत लेंदी हो गया है। देखिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, मतलब 50 नंबर तक इनवर्स वाले हम कर लेंगे। बाकी आपको ज़्यादा याद नहीं होना, याद नहीं करना, इसके पीछे नहीं पड़ना आपको, क्योंकि ज़्यादा याद मतलब ज़्यादा काम नहीं आते ये वाले। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो आपके फिजिक्स में यूज होता है तो 4-5 फॉर्मूले से चलता है। ठीक है, इसके बाद देखें ये हो गया। अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जो बहुत जगह काम आएंगे। 15 तक मान लीजिए ये हो गए। अब 16 देखिए, जो सेक एक्स होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू 10। तो सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। ऐसे ही क्या होता, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता कॉसेक इंटू कॉट, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू, माइनस लग जाएगा और प्लस सी दे देंगे ये। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मतलब देखिए, हालांकि आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन याद रखना है वो हम आपको बता दें। देखिए ये वाला एक, ये फॉर्मूला सेकंड, फॉर्मूला नंबर 3rd 4th 5th जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे, और इसके बाद जो यूज होते हैं ये दो। बस इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और एक और देखिए, एक और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होगा वो कुछ ऐसे होता है। देखिए कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, मतलब सी जो है, मान लीजिए एग्जांपल देके बता रहे हैं, जैसे आपको 2 का इंटीग्रेशन करना, तो क्या करेंगे हम, 2 को बाहर ले आएंगे, अंदर क्या बचेगा dx, तो dx को क्या लिखते हैं हम 1 इंटू डी एक्स। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। 1 को लिख क्या सकते हैं हम, यहाँ पर सॉल्व कर दें, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करें भैया, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो क्या आएगा, x की पावर 1 ही बनेगा सीधा सीधा। तो आप क्या याद रख सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब क्या, dx का इंटीग्रेशन x होता है, या कहीं आपके सामने आ जाए dy का इंटीग्रेशन y होता है, मतलब वो अकेला आए तब, और जो कांस्टेंट रहेगा वो बाहर रहेगा, फिर बाद में लिख जाएगा साथ में। जैसे 2dx है तो dx का x हो गया और 2 बाहर लगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2x + c, तो इसके इंटीग्रेशन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए इनवर्स वाले फंक्शन के आपको इंटीग्रेशन यहाँ स्किप करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट 4-5 जो फॉर्मूले हैं हमने वहाँ पर स्टार मार्क कर दिया है, यहाँ से आप इंटीग्रेशन वाले इंटीग्रेशन के कारण आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, कि आप फिजिक्स में इंटीग्रेशन के कारण कहीं फंस जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इतने से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताएं, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके, दो नहीं एक ही बताएं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल के बाद इसमें वो नहीं होता है क्वोशिएंट रूल।
अब मान लीजिए दो फंक्शन आपके पास आ गए, अब इनकी प्रैक्टिस करना है आपको घर में, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको घर में करना है। मतलब इनके जो क्वेश्चन हैं वो, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे लास्ट में, उनकी प्रैक्टिस घर में करना आपको। अब इसमें एक आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आइलेट रूल। आइलेट रूल, ये आइलेट रूल क्या है देखो, इसको ऐसा लिख लें हम, ILATE, ये आइलेट रूल हो गया। आई फॉर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब L फॉर होता है लॉगरिथमिक, क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब जिसमें लॉग लगा रहेगा। हम लॉग का कॉन्सेप्ट भी अभी इसी लेक्चर में आपको बताते हैं। A फॉर होता है एलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब घबरा नहीं जाना, वो इनवर्स मतलब साइन इनवर्स टेन इनवर्स ये। E फॉर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इनके एक एग्जांपल लिख दें तो आपको पहचान पता चल जाएगी इनकी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, जैसे साइन कॉस टेन होते हैं वैसे ये चलते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स। लॉग वाले में लॉग दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। एलजेब्रिक तो आप जानते ही हो, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब, या वाई क्यूब भी हो सकता है, वाई हो सकता है, ये सब एलजेब्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टेन बस रहे, इनवर्स ना रहे इसमें। और एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, यहाँ देखिए एलजेब्रिक में क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट की पावर। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में क्या रहेगा, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल की पावर। यदि ऐसा केस आता तो एक्सपोनेंशियल कहलाता, जैसे कि EX, ये एक्सपोनेंशियल होते हैं। अब ये क्या, ये आइलेट रूल हमें सीखना क्यों जरूरी है, हम बताते हैं इसका यूज कहाँ होगा। देखो अब डिफरेंशिएशन में आपने प्रोडक्ट रूल यदि पढ़ा हो, देखो एक हम क्वेश्चन आपको डिफरेंस, जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है x sin x dx, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ठीक है। x sin x dx वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने बैठे, मतलब सबसे पहले हम इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो यदि हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमने क्या लगाया, dy dx। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, देखिए x अलग फंक्शन है और sin x अलग फंक्शन है। अब देखिए यदि ये हमने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन वाले में यदि ये प्लस में होता, बीच में प्लस लगा होता, तो चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे वो इंटीग्रेशन हो, अलग अलग कर दिए जाते हैं। कैसे, जैसे कहीं लिखा होता x प्लस साइन एक्स, तो x का डिफरेंशिएशन अलग और x का इंटीग्रेशन अलग, डिफरेंशिएशन अलग। यदि यही इंटीग्रेट करना होता तो x का इंटीग्रेशन अलग और साइन x का इंटीग्रेशन अलग। लेकिन ये मल्टी में है, मतलब कि इनटू में है, जिस यही कारण है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोडक्ट रूल। जब ये प्रोडक्ट रूल बनते हैं तो इसमें देखो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, हमने बताया था डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फंक्शन dy dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy dx फर्स्ट फंक्शन, ये बताया था हमने। मतलब पहले आप किसी एक को बाहर करो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को बाहर करो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। अब आप इसे फर्स्ट सेकंड किसी को भी कह सकते हैं, मतलब वो तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो पहले आया उसको फर्स्ट कह दिया। मान लो आप इसको F1 कह दो, इसको F2 कह दो, लगा दो फॉर्मूला, देखो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड जो अब देखो जो अंदर चला गया था dy dx में वो बाहर आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसे सॉल्व कर दो, देखो साइन एक्स को कोई मतलब नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता, ये फॉर्मूला नहीं लगाना इंटीग्रेशन वाले, डिफरेंशिएशन वाले। फिर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो क्या आ गया आंसर हमारा, साइन x प्लस x cos x। लेकिन अब यदि इसी को हमें इंटीग्रेट करना होता, इसी क्वेश्चन को क्या करना होता, इंटीग्रेट, यानी इसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना होता, तो क्या करते, देखें हम एंटी डेरिवेटिव वाला केस समझें। अब यही क्वेश्चन हमने लिखा इंटीग्रेशन में x साइन x dx, ठीक है, ये लिखा। तो अब यहां पर ये आपके पास वो नहीं रहता है चॉइस कि आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड कह दो, गलत हो जाएगा वो।
या तो गलत होगा या आगे सॉल्व भी नहीं होगा, बीच में आप 1-2 लाइन का फंस जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या बनाया गया, आइलेट रूल। ये प्रायोरिटी रूल है, इसको हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन प्रायोरिटी रूल, कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बनाना है, वहां पर ये कॉन्सेप्ट काम करता है, फर्स्ट फंक्शन प्रायोरिटी रूल का। ठीक है, तो देखें अब मान लीजिए सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट देते हैं, इनवर्स है नहीं है, लॉगरिथमिक को देते, लॉग यहाँ है नहीं है, एलजेब्रिक यानी XYZ मतलब x को फर्स्ट देना है, साइन x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको सेकंड देना, ये इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो अब पहले फॉर्मूला तो लिख लें हम, ये प्रायोरिटी आ गई समझ में आपको, यदि ये प्रायोरिटी आ गई हो तो हम इसको साफ कर दें आइलेट रूल को, और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तो ये मतलब कोई हिंदी वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं या कोई भी कहानी, ये सुन सुन के याद हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिक्स चल रही है वो भी मैथ वाली एकदम बिल्कुल। तो अब इसका फॉर्मूला यही नहीं होता है, अब आप सोचो सेम फॉर्मूला लगा दो, बस F1 F2 अलग अलग कर दो, ऐसा नहीं। देखिए इंटीग्रेशन में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का रूल अलग होता है, क्या देखें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही रूल होगा। अब आप सेकंड को आगे नहीं कर सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड अब आपके हाथ पर नहीं किसको मानना है। ठीक है, फिर देखो फिर क्या होता है इसके बाद, अब जिसको छोड़ के आए थे फर्स्ट फंक्शन को, उसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जो इन दोनों का इकट्ठा आंसर आएगा होल, उस होल आंसर का भी इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इसका जो होल आंसर आएगा उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो, अब ये यहां अप्लाई करते हैं हम, फर्स्ट किसको कहा था हमने, x को, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर देखो फिर ये इंटीग्रेशन होल वाला लगा है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि sin x dx, फिर ये ब्रैकेट बंद कर दो, और फिर होल इंटीग्रेशन के लिए ये वाला dx यहाँ देना पड़ गया। ये dx क्या है, इन दोनों के अब आंसर आएगा जब इनका, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो x sin x का इंटीग्रेशन क्या बताया अभी हमने पीछे आपको, माइनस कॉस x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1, कैसे देखें, x की पावर n का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, भी बताया था हमने, n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर 1 में लगाओ ये फॉर्मूला, 1x की पावर 1 माइनस 1 यानी 1x की पावर 0, x की पावर 0 यानी कि 1, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखें sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ, cos x, बस ब्रैकेट देना नहीं तो ये माइनस माना जाएगा dx। अब देखो उसके बाद यहाँ माइनस x cos x, माइनस बाहर कर दिया, इसका माइनस माइनस बाहर आके प्लस बन गया, क्या बचा, cos x dx। अब देखो माइनस x cos x और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x, ये इसका आंसर आ गया। अब देख पा रहे हैं, देखो आंसर और साइन का डिफरेंस आ गया, मतलब यहाँ प्लस में आंसर आना था, यहाँ माइनस में आ गया ये। तो ये क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल का कॉन्सेप्ट हो गया। और ये फॉर्मूला याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन। ये वाला यदि आपको फॉर्मूला याद है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट याद है, तब आप इंटीग्रेशन को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। और इसके बाद एक और याद रखना आपको, क्या, इंटीग्रेशन में जो डिवाइड रूल होता है वो नहीं लगता, इसको हम कोसेंट रूल कहते हैं। जो कोसेंट रूल होता है वो काम नहीं करता, वो नहीं लगाया जाता। जैसे x अपॉन लॉग x आ जाए, हमने इसको कहा आप इंटीग्रेट करो, तो फर्स्ट सेकंड डिवाइड वाला नहीं होता जो डिफरेंशिएशन में होता था। ठीक है, अब इसमें दो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बचा इंटीग्रेशन का, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब जैसे कि हमने इस बोर्ड के पार्ट किए, मान लो ये एक हम एक्सेस आपको बता रहे हैं, देखो ये एक रेक्टेंगल बना है, इसका हमको टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया हमने यहाँ निकालना, यहाँ से शुरू किया, छोटे छोटे पार्ट किए। इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके एक होल बॉडी आपको तैयार करके देता है, एक होल पार्ट तैयार करके देता है, चाहे वो आप एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, कुछ भी निकालो। अब मान लो यहाँ पर x क्या था, ये क्या चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x 0 है
और यहाँ x मान लीजिए 8 है, हमें इसको एरिया निकालना है इसका। तो इसमें एक आपको लिमिट दे दी गई ना कि यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन का वो निकालना है, वो उसका इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा, एक नंबर अंक का आंसर आएगा और उसमें लिमिट रहेगी। और डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है आपको, एक क्वांटिटी की परफेक्ट वैल्यू देता है कि यहाँ से यहाँ तक में इतना होगा इसका सम। मतलब x = 0 से x = 8 के बीच में रेक्टेंगल के एरिया का एक परफेक्ट आंसर आएगा कि 64, 68, 69, 70, 100 जो भी आएगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वही होते हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे हमने कहा आपसे कि आपके सामने एक हम एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो dv, वो कितनी है, v² + 2v, ये इसकी वेलोसिटी है +1। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी निकालना है इसकी कहाँ से, मतलब होल वेलोसिटी कैलकुलेट कर दो आप। तो आप होल वेलोसिटी ऐसे निकाल देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसकी होल वैल्यू निकल आएगी। लेकिन हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार, हमने बोला कि एक लिमिट दे दी, यहाँ से यहाँ तक की निकाल दो, तो काम कर जाता है इंटीग्रेशन का डेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, इसको प्रॉपर लगा के दिखाया। पहले एक नॉर्मल एग्जांपल समझिए, जैसे कहीं लिखा x + 2 dx, ये क्वेश्चन दिया। फिर एक हम इसका देते हैं क्वेश्चन मोशन एंड स्ट्रेट लाइन वाला, वहाँ क्लियर हो जाएगा। x + 2 दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये dx लगा, तो जो यहाँ पर रहेगा, यहाँ क्या लगा dx, जो भी क्वांटिटी यहाँ पर रहेगी, वेरिएबल रहेगा, उसी की लिमिट मानी जाती है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मान लो लिमिट 4 to 6। ये इसका मतलब क्या है, हमको देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक एरिया के बारे में डिफाइन करता है, हमेशा याद रखना। डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का उस टाइम लिमिट के, उस लिमिट के बीच में एरिया को शो करता है कि उस लिमिट में एरिया क्या है उसका। ठीक है, तो देखिए जैसे x + 2 dx है, x + 2 dx को यदि हम डिफरेंट इंटीग्रेट करें और फिर लिमिट यूज कर दें तो कैसे करते हैं, देखिए आप x का अलग से इंटीग्रेशन करें और इसकी लिमिट अलग दे दें, फिर इसका 2 का अलग से इंटीग्रेट करें और इसकी लिमिट अलग दे दें, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। x की पावर 1 का क्या होगा, हमें क्या बताया था, पावर को 1 ऐड करो और उसमें क्या करो, वही पावर नीचे रख दो, तो x की पावर 2/2। और फिर लिमिट ऐसे बॉक्स से बंद करने के बाद इस तरफ लिखनी पड़ती है, राइट साइड 4 से पावर 6 तक। फिर इसमें क्या बताया हमने, 2 को बाहर ले लो, 1 dx, 1 मतलब कोई मतलब नहीं, dx का इंटीग्रेशन क्या बताया अभी हमने, x, और लिमिट क्या देंगे 4 to 6। अब इसको सॉल्व कैसे करना पड़ता है, देखो सबसे पहले लिमिट कहाँ, पहली बात तो लिमिट किसकी है, x की, तो x की जगह पर रखना है। कांस्टेंट को कोई मतलब नहीं होता, तो इसका 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बच रहा x²। अब ये कहलाती अपर लिमिट, ये कहलाती है हमारी अपर लिमिट, और ये कहलाती है हमारी लोअर लिमिट। एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। तो देखो अब क्या करना हमें, x² है ना, तो x की जगह पर एक बार 6 रखो, इसको लगा रहने देंगे, फंक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना हमें। 2 तो बाहर चला गया, फिर माइनस लगा के x की जगह एक बार 4 रखो, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर इसका 2 बाहर ले लिया, सेम कहानी यहाँ, x की जगह 6, अब स्क्वायर क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ है ही नहीं है, -4। अब सॉल्व कर दो, 1/2, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 24, 2 × 2। अब 36 में से 24 गए 12, 12/2 क्या हो जाएगा, 6 + 4 यानी 10, इसका आंसर आ गया। तो डेफिनेट इंटीग्रल जैसा कि इसका नाम है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक डेफिनेट आंसर आता है। बाकी इसके जो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं वो नॉर्मल इंटीग्रल की तरह ही होते हैं, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, लिमिट। ठीक है, और देखिए एक बढ़िया हमने अभी एरिया वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो भी क्वेश्चन होगा वो किसी ना किसी फंक्शन की वैल्यू होगी, फंक्शनल वैल्यू किसी वेरिएबल की। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या बताता है, कहीं ना कहीं आपको एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ बना, ये ऐसा ही ग्राफ बना, इसकी लिमिट x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही, यहाँ से यहाँ तक जा रही ना, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, यदि आप इसके फंक्शन का, इसका जो ग्राफ का एक इक्वेशन होगा उसके यदि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और ये लिमिट यूज कर दो, मान लो -1 से लेकर 7 तक, तो वो क्या दिखा देगा आपको, जो उसका आंसर आएगा वो इस ग्राफ का
एरिया दिखाएगा उस ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का, आपको एरिया दिखा देगा। तो यहाँ पर ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला होते हैं, बस लिमिट आ जाती है तो लिमिट को कुछ नहीं करना पड़ता, ये हमें तरीका बताया है। पहले लिमिट चलेगी इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर, फिर इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ लगाएंगे, फिर एक बार आप अपर लिमिट की वैल्यू यूज करो वेरिएबल की जगह, उसकी जगह जिसके रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट कर दो और फिर इसको सॉल्व कर दो, तो एक आपको डेफिनेट यानी कि न्यूमेरिकल आंसर पता चल जाएगा। ये है डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। फिर जैसे ही जैसे आप इसको यूज करते चलेंगे फिजिक्स में, आपको ये तैयार आपके लिए होता जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद बचता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। लॉग वगैरह बहुत ही कम यूज होते हैं, तब भी हम इसको कोशिश करेंगे कि छोटा सा जो लेक्चर है बना के लॉग को अलग से पढ़ा दें, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, जिससे आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मैथमेटिकल टूल्स में तो डाउट बिल्कुल भी ना हो फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया, इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया है। आई थिंक आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि लेक्चर आपको बढ़िया लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।